हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेम यूनिट हमारी चल रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसके आज हम लोग 9th लेक्चर पे पहुंचे हैं। और आज के 9th लेक्चर पे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका स्पिन क्रॉसओवर। ओके, इंपॉर्टेंट है बट इजी है, मैं आपको आसानी से समझा लूंगी। तो आज के लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो रहेगा आपका स्पिन क्रॉसओवर। ओके, अब देखो ना होता क्या है, मैं आपको जस्ट इतना पहले रफली बता दूं। स्पिन क्रॉसओवर एक टाइप का फिनोमिना है। ओके, और आपको पता है अगर ये फिनोमिना आप कौन सी यूनिट के अंदर पढ़े, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की यूनिट के अंदर पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है ये फिनोमिना कहाँ अकर कर रहा होगा, आपकी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अकर कर रहा होगा। ओके, तो अब हमने आगे यही चीज पढ़ना है कि पहले हम जस्ट ये समझेंगे कि स्पिन क्रॉसओवर होता क्या है। दूसरी चीज, अगर ये आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अकर कर रहा है तो हम इसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे, प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। ओके, और तीसरी चीज कि इस स्पिन क्रॉसओवर जो फिनोमिना है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर पर हमने डिस्कस करनी है। बट उससे पहले ये सारी चीजों को सेपरेटली पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या है इसका बेसिक और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके माइंड पे डाल देती हूँ। देन आप अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, देन हम लोग जब आगे को प्रोसीड करेंगे आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, तो फर्स्टली देखो स्पिन क्रॉसओवर होता क्या है। तो देखो मैंने आपको जैसे पहले भी बोल दिया, स्पिन क्रॉसओवर क्या है, एक टाइप का फिनोमिना है जो जनरली ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है। ओके, अब देखो ये फिनोमिना है क्या, अगर अब मैं रफली आपको बताऊं तो आप इसके नाम से भी थोड़ा कुछ समझ सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है स्पिन क्रॉसओवर, यानी कि स्पिन का क्रॉसओवर होना। क्रॉसओवर होना मतलब आप ऐसा कुछ समझो, चेंज होना। ओके, अब देखो आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में स्पिन की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो दो टाइप की स्पिन में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो एक टाइप का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक टाइप का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स रहते हैं वो जनरली दो स्पिन में रहते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन पे। ये डिपेंड करता है कि जनरली हम ये डिपेंड किस पे कराते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स किस टाइप के लिगेंड से अप्रोच कर रहा है। ओके, अब होता क्या है ना, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना में होता क्या है, स्पिन क्रॉसओवर ये बोलता है कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो स्पिन है, स्पिन की जो आपका स्पिन है, जैसे आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इनिशियली लो स्पिन का था, बट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसकी स्पिन में चेंज आ जाता है, और वो लो स्पिन से किस में चेंज हो जाता है, हाई स्पिन में। मतलब अभी तक तो आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से वो डिपेंड करता था कि किस टाइप का लिगेंड आप यूज कर रहे हैं। ओके, अब जब भी आप लो स्पिन की बात करते थे तो आप बोलते थे कि हाँ आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ही आपको वहां पर को लो स्पिन देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो लिगेंड है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में वो अगर एक टाइप का वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड की वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक टाइप का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, बट जो स्पिन क्रॉसओवर का जो फिनोमिना है ये आपसे ऐसा बोलता है कि अब जो मतलब ये फिनोमिना आपको जिस ऐसा बोलता है कि अब जो आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इसकी स्पिन की वैल्यू, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, ये आपके लिगेंड पे डिपेंड नहीं कर रहा। लिगेंड पे हम तो जनरली हम बोलते हैं कि लिगेंड पे डिपेंड करता है, बट ये फिनोमिना के अंदर ऐसा देखा जाता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स पहले लो स्पिन में था वो हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जा रहा, या फिर हाई स्पिन में जो कॉम्प्लेक्स था वो लो स्पिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट वगैरह। ओके, तो ये फैक्टर्स की वजह से जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाई स्पिन में, और जो हाई स्पिन में था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लो स्पिन में। यानी कि यहाँ पर आप लिगेंड वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे, पहले तो आप जितने भी बात करते थे वो लिगेंड के बेसिस पे करते थे। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि अभी तक हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन लो स्पिन कैसे करते थे, उसके लिगेंड के बेसिस पे। उसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वहां जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका ऑब्वियस सी बात है लो स्पिन ही रहेगा। अगर आपका लिगेंड जो वीक है तो वहां पर जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इनिशियली आपने लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स लिया था, यानी कि वहां जो लिगेंड थे वो एक टाइप के स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे। ओके, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो कॉम्प्लेक्स जो पहले लो स्पिन का था वो हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो आपका हाई स्पिन में था वो आपका लो स्पिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर को पड़ता है, मतलब ये जो फिनोमिना यहाँ पर को अकर कर रहा है, इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, स्पिन क्रॉसओवर, जिसमें आपकी स्पिन की वैल्यू क्या हो जाती है, स्पिन जो होती है वो चेंज हो जाती है, हाई से लो, लो से हाई। ओके, और ये होती कैसे, इसको आप दूसरे टर्म में ऐसा भी बोलते हैं कि स्पिन क्रॉसओवर क्या है, एक टाइप का हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इक्वली। कभी आप हाई मतलब आप ही का आपका एक ही कॉम्प्लेक्स क्या है लो स्पिन में और हाई स्पिन में
में अकर कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब आपका वही कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बोला Ml6 टाइप का मेरा कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या है हाई स्पिन और लो स्पिन के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कुछ कुछ कंडीशन में तो लो स्पिन बन जाएगा और यही कंपाउंड कुछ कंडीशन में हाई स्पिन बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों को क्या है इक्विलिब्रियम में रख रहा है, तो ये कभी भी किसी कंडीशन की वजह से लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी कंडीशन की वजह से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी कन्वर्जन के फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, स्पिन क्रॉसओवर। आसान था, बस आपने आज के लेक्चर पे यही पढ़ना है कि कैसे स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है, और अगर आपके मॉलिक्यूल में आपके किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमेना देखा जा रहा है तो आप उसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ओके, अब एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, वो ये कि जो ये स्पिन क्रॉसओवर का जो ये फिनोमेना देख रहे हैं, जब आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो आप ये फिनोमेना देख रहे हैं कि जनरली ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ही देखा जाता है। मतलब आपको पता है आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तो कोई भी हो सकते हैं, हमारा टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है यानी कि स्पिन क्रॉसओवर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या है टेट्राहेड्रल में यानी कि Ml4 टाइप के कंपाउंड में भी देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको Ml6 वाले कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा, और इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली। ओके, तो अभी जस्ट आप इतनी चीज माइंड पर रखो, तो अब आपको समझ में आया स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बार वापस से रिवीजन लेते हुए फिर हम आगे को प्रोसीड करते हैं। तो स्पिन क्रॉसओवर क्या होता है, स्पिन क्रॉसओवर एक टाइप का फिनोमिना है जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स और स्पेशली कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपनी स्पिन को यानी कि हाई स्पिन और लो स्पिन को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मतलब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है वो लो स्पिन में कन्वर्ट हो सकता है, और किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फिर किसी कंडीशन में क्या है वो एज अ हाई स्पिन में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि आपकी किसी पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए दो स्पिन एग्जिस्ट कर रही है, हाई स्पिन और लो स्पिन, और ये स्पिन किसकी वजह से आ रही, मतलब एक ही कंपाउंड आपको हाई स्पिन भी दे रहा है लो स्पिन भी दे रहा है, इसका रीजन क्या है, वहां पर प्रेजेंट हुए हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि वहां पर जो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, इस वजह से यहाँ पर को हाई स्पिन और लो स्पिन देखी जाती है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका स्पिन क्रॉसओवर का। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। फर्स्टली हम यही समझेंगे स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप जिस यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है स्पिन क्रॉसओवर को आप SCO से भी रिप्रेजेंट करते हैं। SCO मतलब स्पिन क्रॉस ओवर। ओके, तो SCO मतलब स्पिन क्रॉस ओवर, और इस टर्म को जनरली क्या है दूसरे टर्म, मतलब इसको दूसरे टर्म से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे स्पिन ट्रांजिशन या फिर स्पिन इक्विलिब्रियम। स्पिन ट्रांजिशन मतलब स्पिन में ट्रांजिशन आया, स्पिन इक्विलिब्रियम मतलब दो स्पिन आपकी हाई स्पिन और लो स्पिन क्या आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट को यानी कि स्पिन क्रॉस ओवर को आप जनरली स्पिन ट्रांजिशन और स्पिन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्पिन क्रॉसओवर का, ये फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया था, आपके केमिस्ट थे जिन्होंने 1931 में, आपके केमिस्ट थे आपके कैम्बी एट ऑल। ओके, ये जो आपके केमिस्ट थे इन्होंने 1931 में ये फर्स्टली इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया था, वो भी किसमें, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ओके, अब डेफिनेशन के फॉर्म में आपको कैसे बोला जा रहा है स्पिन क्रॉसओवर क्या है, तो ये बोल रहा है इट इज अ फिनोमिना दैट अकर इन सम ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स wherein the spin state of a complex change due to the external stimuli such as the variation of temperature, pressure, light, irradiation and the influence of a magnetic field। यानी कि ये क्या है, ये एक टाइप का फिनोमिना है जो कि जनरली एक टाइप के मेटल कॉम्प्लेक्स और पर्टिकुलरली कौन से मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके मेटल कॉम्प्लेक्स की स्पिन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब आपकी जैसे टेम्परेचर हो गया कि आपने पहले टेम्परेचर कुछ और था, बाद में टेम्परेचर कुछ है, आपने टेम्परेचर में वेरिएशन लिया है, या फिर आप प्रेशर पे वेरिएशन लाए, या फिर लाइट पे वेरिएशन लाए। लाइट पे मतलब कि वहां पर इरेडिएशन कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, या फिर वहां पर को मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आया। तो इन्हीं चेंजेस की वजह से, इनके ही इन फैक्टर्स की वेरिएशन की वजह से, अगर आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्टेट में, उसकी स्टेट में यानी कि वो पहले हाई स्पिन में था तो वो लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो लो स्पिन में था तो उसकी हाई स्पिन में कन्वर्जन हो जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, स्पिन क्रॉसओवर। इतनी चीज क्लियर है। मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपनी स्पिन स्टेट को चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड या फिर लाइट। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बन जाती है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब अगला क्या बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉमनली ऑब्जर्व इन एन सम 3D फर्स्ट थ्रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब आप देख लीजिए
मैंने आपको अभी तक तो इतना बोला कि ये जो आपका फिनोमिना है वो जनरली आपको दिखाने, ये जो फिनोमिना है ये अकर करता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के भी अंदर एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, एक पर्टिकुलर सीरीज होती है जहां पर ये कॉन्सेप्ट को जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, वो होती है आपकी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है बट उस ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो आपका मेटल है वो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो 3D सीरीज का मेंबर है, आपका जो मेटल है वो 3D सीरीज का मेंबर है। इट मींस वो जो वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि जो आपका मेटल है वो अगर आपका 3D सीरीज से यानी कि फर्स्ट रॉ ऑफ ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग कर रहा है, तो वो जो मेटल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा उसी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में आपको SCO का फिनोमिना देखने को मिलेगा। अगर आपने 4D सीरीज या फिर 5D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल को उठा दिया और आपने कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाया है बट आपका मेटल जो है वो आपको 4D सीरीज या फिर 5D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में आपको ये फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई? और तो वही चीज बोल रहा है कि दिस फिनोमिना इज कॉमनली ऑब्जर्व इन एन सम 3D मतलब हो गया आपकी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है। अगर आपका जो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है वो D4 से D7 के बीच में लाई करता है, तो उसी केस में इस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D4 से और D7 के बीच में तो लाई करता है, साथ ही साथ मेटल आपकी क्या बनाए, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड की ज्योमेट्री बनाई, यानी कि टेट्राहेड्रल का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आता ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट किसका होना है, ऑक्टाहेड्रल का कॉन्सेप्ट होना है। तो अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो आपका 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग कर रहा है, उसी पर्टिकुलर केस में आपको स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना नहीं एग्जिस्ट करेगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये रहा स्पिन क्रॉसओवर। ओके, तो अब आपको ये चीज भी माइंड पे रखनी है कि आपने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को ध्यान पे नहीं रखना है, आपको क्या माइंड पे रखना है कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, उस ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो मेटल होना चाहिए वो 3D सीरीज से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वो D4 से D7 के बीच में लाई करना चाहिए। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई दूसरे टाइप की भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो वहां भी आपको स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है? अब आगे बढ़िए। अब लास्टली आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे मैं अभी तक आपको इतना बोल रही थी कि आपका जो ये स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिलेगा, या फिर आपको क्या है, अगर ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिल रहा है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी पर्टिकुलरली ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा जहां पे आपका जो मेटल है वो 3D से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो उसका रीजन बताया कि क्यों क्यों हमको सिर्फ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये 2 लाइन पे आप समझ जाएंगे, बट ये रीजन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। पहले मैं आपको स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद रीजन बताऊंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, तो देखो रीजन कुछ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो जो रीजन है ना ये बेस करता है आपके टेनाबे-सुगैनो डायग्राम पे। ओके, तो हाल में ही हमने टेनाबे-सुगैनो डायग्राम पढ़ा है। तो देखो ना, आपको ये चीज पता है ना कि टेनाबे-सुगैनो डायग्राम जो है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए तो बनता ही बनता है, मतलब ये जो आप डायग्राम बनाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए बनाएंगे। ओके, और साथ ही साथ बहुत एक अच्छी कंडीशन वो ये कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो लिगेंड है चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही केस में आप अपने कॉम्प्लेक्स के लिए टेनाबे-सुगैनो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता है, हमने डिस्कस करी हुई थी। ओके, अब बात यहाँ पर को यही बोल रहा है कि जैसे आपको पता है आप ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए टेनाबे-सुगैनो डायग्राम तो ड्रॉ करते हैं और दोनों कंडीशन में करते हैं, वीक लिगेंड की कंडीशन में भी कराते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कंडीशन में भी कराते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है और वहां पे जो मेटल है वो D4, D5, D6, D7 कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उस केस में जो आपको टेनाबे-सुगैनो डायग्राम मिलेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। कैसे मिलेगा? तो देखो मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताती हूँ, आपको ये चीज पता भी होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल तो ले लिया D3 का। ओके, तो D3 आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए टेनाबे-सुगैनो डायग्राम एक सिंपल टाइप का रहता है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं D4, और D4 के केस में आपको पता है जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा है D4 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, मैंने बोला कि टेनाबे-सुगैनो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है, देखो अगर मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन ये जो ले रही हूँ ये किसी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का ले रही हूँ Ml6, यहाँ पे जो मेटल है इसका कॉन्फ़िगरेशन D3 है। ओके, अब देखो मैं ये जो लिगेंड है, आपको पता है हम लोग दोनों टाइप के लिगेंड ले सकते हैं अगर हमने टेनाबे-सुगैनो डायग्राम बनाना है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेना चाहे तो स्ट्रॉन्ग लीजिए, वीक लेना चाहे तो आप वीक लीजिए। ओके, तो हम D3 कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पे डिस्कस कराएंगे और D4 कॉन्फ़िगरेशन को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड के केस में डिस्कस कराएंगे। ओके, तो एक एक करके कराते हैं, मैं आपको जो सिंपल वे में समझाती हूँ। देखिए
हुआ क्या, अगर मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन को शो कराऊं तो देखो क्या कर सकती हूँ, मेरा पहले मैंने डी शेल दिखाया अपना 1 2 3 4 5 और इसकी स्प्लिटिंग कराई लिगेंड के अप्रोच से। ओके, लिगेंड से अप्रोच कराई, इसकी स्प्लिटिंग हुई। तो पहली जो स्प्लिटिंग हुई वो एक छोटे लेवल पर हुई, क्योंकि हमारा जो लिगेंड था वो एक टाइप का वीक लिगेंड था। ठीक है, तो मैंने एक छोटे लेवल पे स्प्लिटिंग कराई, लेकिन उसके बाद मैं अप्रोच कराऊंगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी वो थोड़े एक बड़े लेवल पर होगी, कुछ इस टाइप से। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो ये जो स्प्लिटिंग हुई वो किसकी हुई है, ये हुई है हमारे D3 कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की। ओके, अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराती हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे मैंने वीक लिगेंड का अप्रोच करा है, वीक लिगेंड जैसे वाटर का अप्रोच करा है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग यहाँ पर आपकी छोटी हुई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगी, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे 1 2 3। ओके, चौथा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाता, क्योंकि स्प्लिटिंग छोटी हुई है, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बात यहीं पे खत्म। ओके, अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मेरी स्प्लिटिंग भी क्या है, थोड़ी सी बड़ी हुई है, आप देख सकते हैं थोड़ी बड़ी स्प्लिटिंग हुई। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे हमने साइनाइड आयन यहाँ पर को लिया हुआ है। ओके, अब हुआ क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को अगेन फिल करूंगी तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल किया। ओके, अब देखो अगर मैं ये जो D3 कॉन्फ़िगरेशन को जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि T2G सेट में जब मेरा वीक लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो T2G सेट में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है और EG सेट में मेरे 0 इलेक्ट्रॉन है। और सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आपको तब मिलेगा जब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अप्रोच कराएंगे। तो देखो वीक लिगेंड ने जब अप्रोच करा है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, T2G3 EG 0। ओके, और जब आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कराया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, T2G3 EG 0। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका बिल्कुल सेम है, चाहे आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अप्रोच दिखाया, चाहे आपने वीक लिगेंड का अप्रोच दिखाया। और यही सेम फॉर्मेट आपको किसके लिए मिलेगा, D3 के लिए जैसा मिला वैसे D2 के लिए मिलेगा, D1 के लिए मिलेगा, D8 के लिए मिलेगा, D9 के लिए मिलेगा और D10 के लिए मिलेगा। यानी कि इन सब के लिए आपको सेम ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। सेम ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा मतलब कि चाहे आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाओ चाहे वीक लिगेंड लगाओ, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही मिलेगा। और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है तो इनके लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म भी आपको सेम मिलेगी। और आपको पता है अगर ग्राउंड स्टेट टर्म सेम मिली तो टबेने-सुगेनो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म को ही तो लेते हैं एज अ रेफरेंस और उसी के बाद उसके मूलेकिन टर्म वगैरह दिखाते हैं। तो आपको क्या है, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब आप अपना यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पर जैसा आप अपना टेनाबे-सुगेनो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, आपको एक सिंपल टेनाबे-सुगेनो डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ये बीच में बॉर्डर लाइन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप D4 D5 D6 D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, और मैंने जब आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था टबेने-सुगेनो डायग्राम में, वहां मैंने आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। तो होता क्या है, अगर आप इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का कोरिलेशन डायग्राम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर इन केस में क्या, अगर इन कॉन्फ़िगरेशन वाले केस में अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाएंगे या फिर आप वीक लिगेंड लगाएंगे, आपको अलग-अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और अलग-अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको अलग-अलग ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो डायग्राम रहता है, जो आपका कोरिलेशन डायग्राम रहता है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे, आप जस्ट देखो, D4 को भी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, मैं इसके आगे यहाँ पर को फिल कर देती हूँ। आप जस्ट इतना इनको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। ठीक है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं लिख देती हूँ D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिए। अब देखो वीक लिगेंड है, वाटर एज अ वीक लिगेंड, तो मेरे 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3 यहाँ गए। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग छोटी हुई है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर डाल दिया। ओके, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड लूं तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ है, चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा है, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही अप्रोच करेगा। जिसकी वजह से अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो देखो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इसके लिए हुआ T2G3 और इसके लिए क्या हुआ EG1। और मतलब कि वीक फील्ड में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, T2G3 और EG1। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या हुआ, T2G4 और EG आपका कितना हुआ, 0। तो देखो आपको इस वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, यानी कि हाई स्पिन और लो स्पिन के केस में, अगर आपका जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है वो अगर आपका हाई स्पिन में हो और लो स्पिन में हो तो आपको अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं। एक में तो आपको T2G3 EG1 मिला, एक में आपको T2G4 EG0 मिला, जिसकी वजह से क्या आपको दो अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी। चाहे जब आप वीक लिगेंड यूज करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे, तो आपको अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेंगी।
और अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म मिलने की वजह से आपका जो कोरिलेशन डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतनी चीज आपको पता है, ये मैंने वहां भी बताया था। तो D4 लो, D5 लो, D6 लो, D7 लो, इनके केस में सेम ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। आपको दो अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी, क्योंकि अलग अलग टाइप की स्पिन होने की वजह से, यानी कि हाई स्पिन और लो स्पिन में अलग अलग टाइप की आपको ग्राउंड स्टेट मिलेगी। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बोला। अब आपको इतनी चीज समझ में आई। अब उसी स्प्लिटिंग को, उसी कोरिलेशन डायग्राम को, यानी कि D4, D5, D6, D7 के लिए जो कोरिलेशन डायग्राम होता है, टेनाबे-सुगैनो डायग्राम होता है, उसको ही यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन किसके रेफरेंस में किया है? D6, यानी कि हम जस्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D6 है। और मैंने आपको इतना तो बता दिया ना कि D6 के लिए क्यों आपको टेनाबे-सुगैनो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, बाकी के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर मैं D6 की बात करूं तो D6 के केस में क्या है, आपको हाई स्पिन और लो स्पिन के केस में दो अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप हाई स्पिन की बात करेंगे तो हाई स्पिन के केस में जो ग्राउंड स्टेट टर्म मिलता है वो मिलता है 5D। निकालना मैंने सिखाया था, तो निकालना यहाँ नहीं बताने वाली हूँ मैं। यहाँ जस्ट मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि जब भी आप वीक लिगेंड यूज करेंगे D6 में, तो आपको जो ग्राउंड स्टेट टर्म मिलेगी वो मिलेगी 5D। लेकिन अगर आप वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे, यानी कि लो स्पिन की बात करेंगे, तो वहां पे आपका ग्राउंड स्टेट टर्म वरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1I, यानी कि आपको दो अलग अलग टाइप की ग्राउंड स्टेट टर्म देखने को मिल रहा है D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, जिसकी वजह से जो आपका कोरिलेशन डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आप जस्ट यहाँ पर देखो, और इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से यहाँ पर कोई स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पर देखो, ये क्या दिखा रहा है आपको पता है ना, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। और आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट हम किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? एनर्जी टर्म अपॉन रेके पैरामीटर। और वाई सॉरी एक्स टर्म हम किस एक्स कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल्टा ओ, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड, क्योंकि ये जो कोरिलेशन डायग्राम है वो ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बनता है, अपॉन में बी, यानी कि रेके पैरामीटर। ओके, अब होता क्या, हम लोग अपनी क्या लेते हैं? वाई एक्सिस लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? हमारे ग्राउंड स्टेट टर्म एज अ रेफरेंस। तो हम एज अ रेफरेंस लेते हैं, तो पॉइंट 0 पे हम हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म लिखते हैं। तो हमने वीक फील्ड में, यानी कि वीक लिगेंड के केस में, यानी कि हाई स्पिन में जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म आया 5D, इसको इस पॉइंट पे लिखा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि लो स्पिन में जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म आया 1I, उसको हमने इस पोजीशन में लिखा, क्योंकि हमने इसी एक्सिस पे, ये वाली जो हमारी वाई एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हम अपने ग्राउंड स्टेट टर्म लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखी। ओके, उसके बाद हम इनकी मोलिक्यूलर टर्म देखते हैं। तो आपको पता है 5D की स्प्लिटिंग, तो 5D की क्या है, हमें दो मोलिक्यूलर टर्म मिलती है, बट हमने क्या यहाँ पर सारी मोलिक्यूलर टर्म नहीं दिखाई है। मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि 5D की मोलिक्यूलर टर्म कुछ ऐसे जाती है, आपको पता है ये ऐसे सीधे सीधे जाएगी, बट एक टाइम के बाद, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस लाइन बन रखी है, जो बॉर्डर लाइन बनी है, उसके बाद ये कुछ ऊपर की ओर स्प्लिट हो जाती है, जैसे हमने 5D के केस पे भी देखा था, D5 के केस पे भी देखा था। ओके, और जो दूसरी आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म है वो है आपकी 1I। और 1I के लिए भी कितने मोलिक्यूलर टर्म होते हैं? 6 मोलिक्यूलर टर्म होते हैं। तो ये 6 मोलिक्यूलर टर्म को हमने सारे के सारे को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हम जस्ट एक मोलिक्यूलर टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हमारा जो 1I के लिए एक मोलिक्यूलर, जो पहला मोलिक्यूलर टर्म होता है वो होता है 1AG A1G। ओके, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ये आपका कुछ ऐसे आया, और यहाँ से कुछ ऐसे स्प्लिट कर गया। ठीक है, तो आप ऐसे देखते हैं, और बाकी जो मोलिक्यूलर टर्म है ये ऊपर ऊपर करके आती रहती है, बट हमने उसको डिस्कस नहीं कर रहा ना, हम जस्ट पहली मोलिक्यूलर टर्म को देख रहे हैं। जैसे 5D के लिए हमने क्या देखा? T1G देखा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है आपकी 5 से 5 में रही, बट हमने पहली देखी जो आपकी ग्राउंड स्टेट वाली रहती है, मतलब लोअर एनर्जी की जो मोलिक्यूलर टर्म है T1G, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि T1G आपकी यहाँ से जाती है, फिर यहाँ से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और आपकी 1I के लिए जो पहली मोलिक्यूलर टर्म है, जो आपकी सबसे लोअर एनर्जी की मोलिक्यूलर टर्म है A1G, उसको हमने मल्टीप्लिसिटी सेम सेम रखी है 1 1। तो हमारी जो पहली मोलिक्यूलर टर्म है A1G, उसको हमने कुछ ऐसे ले गए, और यहाँ से हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। इतनी चीज समझ में आए? तो सारी मोलिक्यूलर टर्म नहीं लिखी, जस्ट आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमने वीक लिगेंड लिया था, यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था। वीक लिगेंड के केस में कुछ ऐसे ही हुआ, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम मिला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कुछ ऐसा डायग्राम मिला। तो होता क्या है, यहाँ पे जो इनका बॉर्डर लाइन है, जहां पर ये दोनों मोलिक्यूलर टर्म एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रही है, इस मोलिक्यूलर टर्म में देखा, मतलब इस पॉइंट पे ऐसा देखा जाता है कि इस पॉइंट में देखो, आपको पता है हाई स्पिन चीज पता है, हाई स्पिन के केस में, यानी कि वीक लिगेंड के केस में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा ओ होता है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी लेसर देन होती है पी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी से। ओके, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, डेल्टा ओ यानी
यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ये ज्यादा होती है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, जिसकी वजह से तो हमारी वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से पेयरिंग होती है। ओके, तो हमें पता है इस वाले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा ओ इज लेसर देन पी, और राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। ओके, बट ये जो बॉर्डर लाइन है ना, इस बॉर्डर लाइन पर हमको क्या देखने को मिलता है कि डेल्टा ओ इज इक्वल टू पी, यानी कि इस पॉइंट पर हमको जब हम ये टेनाबे-सुगैनो डायग्राम बनाते हैं, टेनाबे-सुगैनो डायग्राम बनाने के टाइम पर हमको ये देखने को मिलता है कि इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे हमको क्या देखने को मिलता है कि डेल्टा ओ इज इक्वल टू 0 यानी कि इज इक्वल टू पी, यानी कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ये किसके इक्वल हो जा रही है, पेयरिंग एनर्जी के। यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एज अ हाई स्पिन की तरह भी बिहेव कर सकता है, एज अ लो स्पिन की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पर कंडीशन कैसी अप्लाई हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? हमने क्या किया, जस्ट हमने क्या किया, हमने हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए, कैसे कॉम्प्लेक्स D4 D5 D6 D7 के लिए अगर आप टेनाबे-सुगैनो डायग्राम बनाएंगे तो आप टेनाबे-सुगैनो डायग्राम की वजह से भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ टेनाबे-सुगैनो डायग्राम बनाया और टेनाबे-सुगैनो डायग्राम में हमने सारे मुलिकन टर्म नहीं रिप्रेजेंट किया, हमारे जो ग्राउंड वाले हैं वही मुलिकन टर्म हमने रिप्रेजेंट किए हैं, और हमने यहाँ पर बॉर्डर लाइन दिखाई हुई है। तो होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिला कि डेल्टा इज लेसर देन पी, और राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिला कि डेल्टा इज ग्रेटर देन पी। ओके, यानी कि एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है, बट इस पॉइंट पे जहां पे बॉर्डर लाइन है उस पॉइंट पे क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू पी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा की वैल्यू आपकी इक्वल हो रही है। यानी कि ये दोनों कंडीशन आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, आपकी हाई स्पिन किसके इक्विलिब्रियम में है, लो स्पिन के इक्विलिब्रियम में, यानी कि आपका जो वीक लिगेंड है वो किसके इक्विलिब्रियम में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इक्विलिब्रियम में है। इट मींस इस पॉइंट पे क्या है, आपका स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, यानी कि इस पॉइंट पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन और लो स्पिन के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और इसी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने की फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट। इतनी चीज क्लियर आई? तो यहाँ पर को आपको स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने D6 कॉन्फ़िगरेशन लिया है, आप चाहे D5 लो, चाहे D4 लो, चाहे D7 लो, आपको सबके लिए क्या है, आपको इसी टाइप का कोरिलेशन डायग्राम देखने को मिलेगा, बीच में क्रॉस लाइन मिलेगी और इसी क्रॉस लाइन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, जैसे हमारा D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, या D8 D9 D10 हो गया, उनके लिए आपको कुछ ऐसा कोरिलेशन डायग्राम देखने को नहीं मिलता, वहां कोई बॉर्डर लाइन वगैरह देखने को नहीं मिलती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां पर आपको कुछ ऐसा पॉइंट देखने को ही नहीं मिलता जहां पर को आपको डेल्टा ओ किसके इक्वल मिले, पेयरिंग एनर्जी के। और अगर डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी इक्वल नहीं होंगे तो आपके हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो वहां पर कोई स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए क्या है, हमारा सिर्फ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स D4 D5 D6 D7 वाले कॉम्प्लेक्स में ही आपको क्या है, ये स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो, अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, यानी कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में बट D4 और D5 टाइप के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये क्या बोल रहा है कि इस केस में क्या होता है, आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि D4 आपका कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, बट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होने के बावजूद भी वहां पर को जो मेटल है वो D4 और D5 सीरीज से बिलोंग कर रहा है। तो उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर अगर आप डेल्टा ओ और पेयरिंग एनर्जी को कोरिलेट करेंगे कि इनके बीच में कैसा डिफरेंस है, तो आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी के। ओके, और अगर आपको डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी, इट मींस ये वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी कि D4 और D5 मेटल सीरीज के मेटल आयन का यूज करके जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनते हैं, इन कॉम्प्लेक्स में जनरली लो स्पिन देखा जाता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आपके जनरली लो स्पिन बिहेवियर के होते हैं, और पर्टिकुलरली एक सिंगल लो स्पिन होने की वजह से क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप क्या लें, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के बदले टेट्राहेड्रल कंपाउंड ले, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में बात उल्टी हो जाती है, यानी कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो डेल्टा ओ लेते थे हम यहाँ पर को, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, बट टेट्राहेड्रल की बात करें तो डेल्टा टी लेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड बहुत ज्यादा लेसर होती है कंपेयर टू पी, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होता है वो हमारा कैसा होता है, हाई स्पिन कंपाउंड होता है। और अकेला हाई स्पिन होने से काम नहीं बनेगा, हमारा जो कंपाउंड है वो हाई स्पिन और लो स्पिन का इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना चाहिए,
तभी जाके हमारे कंपाउंड में स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। आपको इतनी चीज समझ में आई? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ D4, D5, D6, D7 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की ज्योमेट्री बनाए तो उसी केस में हम लोग क्या है, उनमें क्या है ओवर स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये था आपका स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट कि हमने क्यों, मतलब ये जस्ट बेसिक कि आपने क्यों सिर्फ 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाते हैं तभी आप स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देख पाएंगे, अदरवाइज टेट्राहेड्रल कंपाउंड या फिर ऑक्टाहेड्रल विद 5D एंड 4D ट्रांजिशन मेटल आयन आपको स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को क्यों नहीं मिलता। अब आपको समझ में आया? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस केस में, इन कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या है, आपको जो क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी है और जो पेयरिंग एनर्जी, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। और अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपके कंपाउंड या जो आइदर हाई स्पिन का ही होगा या आपका लो स्पिन का ही होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर इक्विलिब्रियम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पर को क्या, आपको स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन लो विद ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक बॉर्डर लाइन मिलेगी। बॉर्डर लाइन में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो किसके इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, लो स्पिन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो डेल्टा ओ है वो किसके इक्वल आता है, पेयरिंग एनर्जी के इक्वल आता है। यहाँ पर वैल्यू आपकी 20 की रहती है तो यहाँ पर आपको डेल्टा ओ की वैल्यू आपको पेयरिंग एनर्जी के इक्वल मिलती है। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है यानी कि आपकी हाई स्पिन और लो स्पिन आपस में इक्वल है मतलब इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर आपका कंपाउंड कभी भी हाई स्पिन में कन्वर्ट हो सकता है, कभी भी लो स्पिन में कन्वर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट और जो रेडिएशन है वो किस टाइप की है, उसी के बेसिस पे आप पर्टिकुलरली ये डिफाइन करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है। और इसी फिनोमिना को आप बोलते हैं स्पिन क्रॉसओवर। इतनी चीज क्लियर आई? अब हम बात करते हैं, अभी तो जस्ट हमने बेसिक देख लिया कि स्पिन क्रॉसओवर क्या है और क्यों ये पर्टिकुलरली आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल को। ओके, तो एग्जांपल हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम एक प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसमें हम लोग एससीओ यानी कि स्पिन क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोला है लेट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एससीओ विद द हेल्प ऑफ Fe सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो हमने मेटल आयन लिया है वो Fe लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन का रहने वाला है। यानी कि Fe का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम लेते हुए एससीओ के कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन करना है। ओके, अब Fe एज अ सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ जो लिगेंड होंगे, मतलब इसके साथ आपके लिगेंड भी होने चाहिए, और कंपाउंड हमने ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो लिगेंड हमने क्या है, 6 लिगेंड हमने लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आप लिगेंड अप्रोच करा सकते हैं, लिगेंड ले सकते हैं, वो ये 4 लिगेंड है। बट मैं आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे लेके चल रही हूँ कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है वो है कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए Fe यहाँ पर हमारा एज अ सेंट्रल मेटल एटम बिहेव कर रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन D6 है। ओके, अब इसके साथ अप्रोच करने वाले लिगेंड क्या है, एक है आपका PHEN, PHEN मतलब ऑर्थोफिनेंथ्रोलाइन, जो कि एक टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए हमने सिर्फ 2 ऑर्थोफिनेंथ्रोलाइन लिए हैं जिसकी वजह से ये 4 साइड से अटैक करेगा। दूसरा लिगेंड है हमारा NCS जो कि एक टाइप का एम्बिडेंट लिगेंड है, जो हमने 2 लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या एम्बिडेंट तो है बट ये एक टाइम पर तो एक ही साइड से अटैक करेगा, यानी कि ये आपका मोनोडेंटेट हो गया, ये आपके बाइडेंटेट हो गए। तो बाइडेंटेट लिगेंड हमने 2 लिए तो अटैक हुआ 4 साइड से, मोनोडेंटेट लिगेंड हमने 2 लिए तो अटैक हुआ 2 साइड से, तो ओवरऑल जितने अटैक हुए वो भी 6, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमने क्या देखना है, एससीओ का कॉन्सेप्ट यानी कि स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो एक चीज माइंड पर रखिएगा, हमने क्या बोला था, स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट हमें कब देखने को मिलता है, जब हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट वगैरह में कुछ न कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर कोई ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए एससीओ का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के रिस्पेक्ट में दिखाऊंगी। आप जस्ट यहाँ ग्राफ देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्राफ किसका, वही कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको Fe2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स दिखाया, इसका ही हमने ग्राफ यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया है। इस ग्राफ में आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये जो आपको y कोऑर्डिनेट है इस पर आपने न्यू लिया है, न्यू मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और आपका जो ये x कोऑर्डिनेट है इसमें आपने लिया है टेम्परेचर, जो आपने लिया है केल्विन पे। ओके, अब ये आपको दिखाना क्या चाह रहा है, देखो मैं आपको पहले न्यू और टेम्परेचर को एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है न्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कराता है, न्यू होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के। ओके, यानी कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, और मैग्नेटिक मूवमेंट जितना ज्यादा उतने ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उतने ही ज्यादा आपको आपके कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बस इस लाइन को आप अपने
माइंड पर रखना कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ही ज्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से जनरेट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, देखो ना, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, आपकी जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वहां पर कोई एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, और जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, और जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ही ज्यादा आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये पॉइंट को आपने माइंड पर रखना। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया इस ग्राफ से, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको न्यू दिखा रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको आपका टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, हुआ क्या, पहले जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है Fe2 पॉजिटिव आयन का, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे लाइक कर रहा था, यानी कि अगर आपने अपने कॉम्प्लेक्स को 100 डिग्री टेम्परेचर पे लिया हुआ है तो आपके कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन बन गया। लो स्पिन बन गया मतलब, लो स्पिन मतलब क्या हुआ, लो स्पिन मतलब हुआ कि वहां पर को जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब पेयर्ड फॉर्म में, ये तो आपको पता है ना। लो स्पिन क्या हुआ, लो स्पिन तब होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। कैसे, जैसे मैं Fe6 को यहाँ पर दिखाऊं तो देखो ये Fe6 है मेरा, ठीक है। Fe6 यानी कि Fe के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इनको कैसे दिखाऊंगी, मेरे ऑर्बिट कैसे होंगे, मतलब मेरे जो एनर्जी लेवल होंगे वो कैसे होंगे। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में नीचे वाले सेट को बोलते हैं Eg, और ऊपर वाला सेट होता है T2G। ओके, ये कुछ इस टाइप का होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराऊं तो आपको पता है लोअर लेवल पर, यानी कि जब आपका टेम्परेचर कम था, तो टेम्परेचर कम था यानी कि देखो टेम्परेचर भी कम है, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी कि न्यू की वैल्यू भी कम है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा, और आपकी इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में कब होते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात कराते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है, ये तो आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है, और पेयरिंग अगर होगी तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अब अगर आप ना ये वाले पॉइंट पे, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने देखा है इस पॉइंट पे आपकी न्यू की वैल्यू काफी कम है, और न्यू कम होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कम होते हैं, जब आप लो स्पिन की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग होगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन ना जाके पेयर बनाएंगे। तो देखो अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो देखो यहाँ पर आपको एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, नहीं मिले, सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड है। तो ये चीज आपको समझ में आई, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही आपने टेम्परेचर लो टेम्परेचर लिया, तो इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर तो लो है, लेकिन साथ ही साथ आपकी न्यू की वैल्यू भी आपकी कम है। और आपको पता है न्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना कम आपके न्यू उतना कम आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर आपकी न्यू की वैल्यू कितनी कम है, तो अगर न्यू कम है तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब नहीं होते, जब आप लो स्पिन की बात करते हैं, क्योंकि लो स्पिन में क्या होता है, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की आप बात कर रहे हैं। जब भी आपके कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आपका कंपाउंड लो स्पिन का हो जाएगा। लो स्पिन मतलब आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे पेयर्ड फॉर्म में आ गए। इतनी चीज क्लियर आई। लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक पॉइंट पे आप देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे लेके चलेंगे, ये वाला पॉइंट है जहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको क्या देखने को मिला, इस पॉइंट पे न्यू की वैल्यू भी बढ़ी, और अगर न्यू की वैल्यू बढ़ी तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़े। यानी कि अब इस कंडीशन में जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आपका लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन में कन्वर्ट होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, अगर मैं इनको भी यहाँ पर ऐसे ही दिखाऊं, देखो दो साइड आपका ऊपर, तीन साइड आपके नीचे, इलेक्ट्रॉन है टोटल आपके पास 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ जाएगा, छठा यहाँ जाएगा। तो देखो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 4, और इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हमने ये चीज तो बोली थी कि जब आपका देखो जब आपकी न्यू की वैल्यू कम है तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि जितनी न्यू की वैल्यू होगी उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, न्यू की वैल्यू कम तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कम होंगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का होगा। ठीक है, और अब अगर आपने क्या है न्यू की वैल्यू को बढ़ाई
न्यू की वैल्यू कब बढ़ी, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, न्यू की वैल्यू आपकी बढ़ी, और जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ी तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो आपने देखो यहाँ पर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पहले 0 थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, 4 में। तो अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स पहले लो स्पिन का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाई स्पिन में कन्वर्ट हो गया। इतनी चीज समझ में आई। तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, आपने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आपकी न्यू की वैल्यू बढ़ी, और न्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी आपको क्या देखने को मिला, आपका कॉम्प्लेक्स, जैसे न्यू बढ़ेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आपका कंपाउंड जो पहले लो स्पिन का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाई स्पिन का। ये आपने खुद से नहीं करा, ये किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। और ये जो आपका जो स्पिन क्रॉसओवर का जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर देखा वो किस टेम्परेचर में हुआ, 175 केल्विन टेम्परेचर में हुआ। यानी कि इस पॉइंट पे जहां पर आपका बिल्कुल ये जो ऐसा ऐसा कर्व बना ना, ये आपका जो कर्व बना, ये जो कर्व बना वो कौन से टेम्परेचर पे बना, 175 टेम्परेचर पे बना। यानी कि 175 केल्विन टेम्परेचर पे आपको ये इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये इंक्रीमेंट कब आया, जब आपने टेम्परेचर हुआ आपका 175। तो यही चीज आपने यहाँ पर को लिखी हुई है कि एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना अकर करता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट, ईटीसी। ओके, अब हुआ क्या, सिमिलरली हमने इस कॉम्प्लेक्स के केस में क्या देखा, हमने इस कॉम्प्लेक्स में देखा कि जब हमारे टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, काफी लो थी टेम्परेचर था, उस केस में हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा आपकी न्यू की वैल्यू कम हुई, और न्यू की वैल्यू कम है तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लो स्पिन होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपकी न्यू की वैल्यू बढ़ी, अगर न्यू की वैल्यू बढ़ी तो आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बना, हाई स्पिन बना। तो वही चीज यहाँ पर बना। और ये कब हुआ, लो स्पिन से हाई स्पिन में कब कन्वर्जन हुआ, जब आपने 175 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड कराया। यानी कि टेम्परेचर आपका फिक्स कितना है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है Fe2 पॉजिटिव का, यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर है, जहां पर आपको क्या दिखा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिला। यानी कि जहां पर को आपको क्या है, स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। ये किस टेम्परेचर पे आपको देखने को मिला, 175 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे आपको देखने को मिला। इतनी चीज समझ में आई, ये समझे। तो ये एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि कैसे टेम्परेचर वरी होने की वजह से आपकी स्पिन क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट का, आपका स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे आपके कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन और लो स्पिन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कराती हूँ, आप जस्ट आगे चलिए। अब देखो, अब यहाँ पे बढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, यहाँ पे आप जिस देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम किस किस टेक्निक्स के थ्रू ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर आपको स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना देखने को मिला। अभी तक इतनी चीज समझ में आई, हमने जिस इतना तो देख लिया ना, स्पिन क्रॉसओवर क्या होता है, फिनोमिना हमने समझ लिया, और ये क्यों पर्टिकुलरली 3D सीरीज के मेंबर्स के थ्रू क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वो भी हमने एक्सप्लेन किया। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने स्पिन क्रॉसओवर के कॉन्सेप्ट को अब समझ लिया। ओके, अब हमने समझना है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना अकर कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ वहां पर कोई स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना अकर कर रहा है। तो वैसे तो क्या होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या स्पिन क्रॉसओवर को स्टडी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। बट हम यहाँ पर को सिर्फ दो टाइप के मेथड स्टडी करने वाले हैं। एक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये दो मेथड के थ्रू हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि स्पिन क्रॉसओवर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो क्या होता है, तो देखो ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एग्जांपल तो मैंने आपको अभी अभी दे दिया, ये भी तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था। हमको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जितना ज्यादा आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ थ्योरी पे आपको वही चीज दिखाई हुई है, बट यहाँ पर कुछ इतना बोला है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको जनरली तीन टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर। एक होता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व, एक होता है आपका एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व, और तीसरा होता है आपका टू स्टेप ट्रांजिशन। ओके, और ये तीनों कर्व में आपको सेम चीज ही रिप्रेजेंट की जाएगी कि जैसे जैसे आप अपनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ रहा है इट मीन वहां पर को
ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके बढ़ेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब बढ़ते हैं? जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पर को क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना मतलब कि आपके जो लिगेंड है वो वीक है, और अगर आपके लिगेंड वीक है तो वो क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं कराएंगे। वो क्या कराएंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे, बट पेयरिंग नहीं कराएंगे। इतनी चीज समझ में आई? तो हमने क्या करना है, ये तीनों ग्राफ में आपको सेम चीज ही दिखाई जा रहा है, तीनों कर्व में आपको सेम चीज ही दिखाया जा रहा है कि जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बढ़ेंगे। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मीन आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आप यही चीज दिखाएंगे कि आपके कॉम्प्लेक्स कैसे आपका लो स्पिन से हाई स्पिन में शिफ्ट हुआ। ओके, बट ये तीन कर्व में डिफरेंस किस चीज का है? अगर ये तीन कर्व सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तीन के मतलब एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तीन कर्व जो है ये रिस्पेक्ट में मतलब ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफर कर रहा है, ये है कि ये किस टाइम पे आपका क्या है, मतलब कितना टाइम आपको लग रहा है आप अपने लो स्पिन को हाई स्पिन में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप अपने कॉम्प्लेक्स को जो आपका इनिशियली लो स्पिन में था उसे आप हाई स्पिन में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको उस कन्वर्जन में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम टेकन हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए तीन कर्व ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, पहला कर्व है आपका ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व। तो ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व में क्या होगा? आपका ट्रांजिशन होगा, यानी कि आपका कंपाउंड जो लो स्पिन का था वो हाई स्पिन में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस होगी वो एक लंबी होगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे लगी रहेगी। ओके, तो होगा क्या? वही चीज यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो आपका कब अकर करता है? जब आपका टेम्परेचर क्या है? 100 केल्विन से ज्यादा पहुंच जाता। यानी कि आप देखो यहाँ पे जो हमने ट्रांजिशन दिखाया, यहाँ जो कन्वर्जन दिखाया वो 180 डिग्री पे दिखाया, यानी कि आपका टेम्परेचर 180 केल्विन का चला गया था। उस टाइम पे देखो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी हाई होगी, और इतनी हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी तो बहुत ज्यादा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा होंगे। तो वही चीज यहाँ पे दिखा है कि अगर आपको क्या है, लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्जन कराते समय बहुत ज्यादा टाइम टेकन लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि बहुत ग्रेजुअली और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपका ये कन्वर्जन हो रहा है, तो इस कन्वर्जन को आप क्या बोलते हैं? ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ही कर्व है, बट इस ट्रांजिशन के कर्व को आप बोलते हैं ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व। इतनी चीज समझ में आई? तो वही चीज यहाँ पर को लिखा है। ओके, अब जो दूसरा कर्व है वो है आपका एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व। इस ट्रांजिशन कर्व में आपको क्या दिखाया जाएगा? ये वही चीज दिखाएगा कि आपने क्या है, न्यू एक साइड न्यू लिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिया है, और दूसरे कोऑर्डिनेट पे आपने टेम्परेचर लिया है, और वही चीज दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ा, और वैसे ही वैसे आपने क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि कंपाउंड जो आपका लो स्पिन में था वो हाई स्पिन में कन्वर्ट हुआ। ओके, बट लेकिन एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व में आपको ये चीज देखने को मिलता है कि कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये जो कन्वर्जन होता है, लो स्पिन से हाई स्पिन में जो कन्वर्जन होता है वो एक शॉर्ट टाइम पर होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम पर होता है, यानी कि बहुत कम टाइम टेकन लगता है यहाँ पर को लो स्पिन को हाई स्पिन में कन्वर्ट होने में। तो इसलिए एब्रप्ट कर्व को आप देख सकते हैं, यहाँ पर को बहुत धीरे धीरे कुछ नहीं दिखा है। आपका लो स्पिन यहाँ था, लो स्पिन जैसे इस टेम्परेचर पे था, तो हाई स्पिन क्या है आपको इसी टेम्परेचर पे देखने को मिला। इतनी चीज समझ पाए? तो ज्यादा टेम्परेचर की आपको नीड नहीं हुई। अप्रोक्स यहाँ पर को 10 केल्विन का डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि 10 केल्विन पे ही आपका लो स्पिन कंपाउंड हाई स्पिन कंपाउंड पे कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है? जबकि हम जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व देख रहे थे, यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन था वो अब कितना हो रहा था? 100 केल्विन, और पर्टिकुलरली हमने जहाँ पे जो कर्व की बात की थी यहाँ पर हम 180 केल्विन की बात कर रहे थे। लेकिन एब्रप्ट ट्रांजिशन कर्व में जो हमारा ट्रांजिशन हो रहा है वो बहुत ही जल्दी हो रहा है, तुरंत हो रहा है, यानी कि 10 केल्विन पे ही आपका लो स्पिन कंपाउंड हाई स्पिन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इतनी चीज क्लियर है? बाकी का कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट चल रहा है बार बार, कि आपका हाई जो आपका न्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ रहा है, और वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ रहा है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ रहा है, इट मीन आपका कंपाउंड लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई? और जो तीसरा वाला ट्रांजिशन कर्व है ये आपका है टू स्टेप ट्रांजिशन कर्व। इसमें आपको जो कर्व मिलता है वो दो लेवल पे मिलता है, आप देख सकते हैं एक दो कर्व मिल रहा है। ओके, अब ये दो कर्व मिलने का रीजन क्या है?
इसका रीजन ये है कि इस टाइप का मतलब ये कव आपको तब मिलता है जब आपका जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होता है वहां पर आपकी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब मेटल आयन की यहाँ पे बात की जाती है, वो आपके कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के मेटल एटम होते हैं। ओके, और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में 2 नंबर के मेटल एटम है तो उस केस में जो आपको कर्व देखने को मिलेगा, टू स्टेट ट्रांजिशन कर्व देखने को मिलेगा, जो कि आपको सेम चीज ही बता रहा है, आप लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो कर्व है वो डबलेट कर्व आपको देखने को मिल रहा है। इतनी चीज क्लियर है? तो आप जस्ट इतना बताइएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को यूज करके आपने कैसे प्रिडिक्ट किया कि आपका कंपाउंड ग्राउंड ट्रांजिशन लो स्टेट से हाई स्टेट में यानी कि लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिशन उसमें हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये पहला मेथड है। ओके, अब दूसरा मेथड है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, बहुत इजी है, तो जस्ट सुनिएगा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पता लगाती है कि आपके कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पता चलाती है? ये पता करती है मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ को देख के। ओके, तो आपको माइंड पे रखना, अभी जस्ट आप ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी उस कॉम्प्लेक्स के मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ को देखेगी। ओके, अगर आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये चेक किया कि आपकी मेटल लिगेंड जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अभी क्यों है वो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या है डिक्रीज हो गई, इट मींस आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि आपकी मेटल और लिगेंड जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल और लिगेंड की कुछ बॉन्ड लेंथ होगी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, वो कैसे चेंज हो रही, उसी के बेसिस पे कि अगर बढ़ रही है तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? हाई स्पिन हो जाएगा, अगर घट रही है तो कंपाउंड हो जाएगा लो स्पिन। तो बॉन्ड लेंथ को देख के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है कि आपके कंपाउंड में लो स्पिन से हाई स्पिन में ट्रांजिशन या फिर कन्वर्जन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, अब कैसे पता करती है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला केस ये बोल रहा है कि हमें पता है कि जैसे एट अ हायर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड फ्रॉम T2G लेवल टू EG, यानी कि हमें पता है कि हमारा, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ऊपर हमारा EG सेट होता है, नीचे हमारा T2G सेट होता है। ओके, और T2G सेट पर अगर मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज मैंने बोला कि सपोज मेरे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर मैंने यहाँ पर को टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर की वैल्यू क्या करा दी? इंक्रीज करा दी। टेम्परेचर इंक्रीज करा दी मतलब मैंने कुछ अमाउंट की एनर्जी अपने सिस्टम को दी। एनर्जी देने की वजह से क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था ये एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाएगा? एक्साइटेड लेवल पे चले जाएगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली? एनर्जी मिली। तो वो T2G लेवल में जो इनिशियली जहां वो T2G लेवल पे प्रेजेंट था, वो T2G लेवल से एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया? EG लेवल पे चला गया। तो ध्यान से सुनेगा, ये बोल रहा है केस फर्स्ट, at a higher temperature the electron are shifted from T2G level to EG level and the compound become high spin। तो देखो पहले आपका इलेक्ट्रॉन T2G लेवल पे था, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन हायर टेम्परेचर होने की वजह से EG लेवल पे चला गया। तो ये EG लेवल पे जाने को क्या बोलते हैं? हमारा कंपाउंड क्या हो गया? हाई स्पिन हो गया, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्राउंड लेवल, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे चले जाता है तो ये कंपाउंड हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या इंडिकेट करती है, क्या प्रिडिक्ट करती है? ये बोलती है कि एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन आर इंट्रोड्यूस इन एन EG सेट। और आपको ये पता है कि जैसे जब आप CFT फिनोमिना पढ़ते थे, जब आप CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते थे, तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं वो कहाँ अप्रोच करते हैं? EG सेट में अप्रोच करते हैं। तो EG सेट में अगर आपके लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो EG सेट में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और अगर EG सेट में इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा? मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? एक टाइप का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? वापस से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेगा। मैं इनको इरेज करा के आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, देखो एक मिनट रुकेगा। हमने क्या बोला कि हमने ये बोला कि सपोज हमारे पास कोई क्या है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ऊपर वाले सेट को बोलते हैं EG और नीचे वाले सेट को बोलते हैं T2G। ओके, अब हुआ क्या? अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इनिशियली T2G लेवल पे प्रेजेंट थे कुछ ऐसे, ओके, और मैंने क्या कर दिया? ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन था। अब मैंने क्या कर दिया? अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि वहां पर कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी खुद ब खुद बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले लोअर एनर्जी सेट में, यानी कि T2G की एनर्जी आपको पता है कम है, T2G ग्राउंड स्टेट है, EG आपका एक्साइटेड स्टेट है,
तो अगर T2G ग्राउंड स्टेट है तो T2G की एनर्जी कम है, Eg की एनर्जी ज्यादा है। तो आपको ये चीज तो पता है ना कि T2G की एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है। एक मिनट रुकिएगा, आपको ये चीज पता है कि T2G की एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है कंपेयर टू Eg। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले था T2G सेट में क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे हमने एनर्जी बढ़ाया, हमको क्या मिला कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ से बढ़ गई, और अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, ग्राउंड लेवल से उठ के कहाँ चले जाएगा, एक्साइटेड लेवल पे। तो देखो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट हो गया। इट मींस यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हाई स्पिन के केस में तो ऐसा होता है। हाई स्पिन के केस में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसा कब होता है, जब आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब आपके कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड हो वो एक टाइप के वीक लिगेंड अप्रोच कर रहे हो, और आपको पता है वीक लिगेंड के केस में तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट हो सकता है। अगर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका लो स्पिन होता है, यानी कि लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जा पाता। इतनी चीज समझ में आई। तो हुआ क्या, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट हो गया, इट मींस ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसे मानूंगी कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है, एक टाइप का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में जो मेरे लिगेंड है वो एक टाइप के वीक लिगेंड है। ओके, अब हुआ क्या, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, इनकी ईजी सेट पे अटैक मतलब प्रेजेंट है, तो आपने सीएफटी में ये चीज तो पढ़ी थी ना। अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्या होता है, सीएफटी ये बोलता है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करेंगे, तो जब भी आप मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कराना, मतलब मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड अप्रोच तो करेगा ना, तभी तो मेटल और लिगेंड जब आपस में अप्रोच करेंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सीएफटी कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ले रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जब भी आपकी लिगेंड अप्रोच करते हैं तो वो ईजी साइट में अटैक करते हैं, यानी कि ये ईजी लेवल पे अटैक करते हैं। कौन, आपके लिगेंड। ओके, अब देखो आपको पता है ईजी लेवल पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है लिगेंड का तो बिहेवियर ही होता है बेस का, लिगेंड के पास तो अपने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपकी ईजी लेवल पे इलेक्ट्रॉन है और इसी लेवल पे आके आपका लिगेंड अप्रोच कर रहा है जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये जो ईजी सेट है ये किसका है, मेटल का है, ये लिगेंड है, और मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल की ईजी सेट में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जैसे ही क्लोज आना चाहेंगे, लिगेंड जैसे ही मेटल के क्लोज आने लगेगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, ताकि इनके जो मेटल में जो ईजी सेट में जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, अपने आप को स्टेबल कर सके, इसलिए इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप समझ चुके हैं, सीएफटी में भी हमने डिस्कस किया था, इतना समझे। अब हुआ क्या, अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर को बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बॉन्ड लेंथ की रिस्पेक्ट में बात करती है, हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड ही तो पड़ता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो टारगेटेड पॉइंट है वो क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये चीज ऑब्जर्व किया कि हमारा क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है किसी भी कंपाउंड में, तो अब हम समझ सकते हैं हमारा अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया। और इसी के कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूं, अब आपको समझ में आया ना, तो आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताएगी कि हाँ आपके कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है तो अब आप समझ सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलूं तो देखो आपको बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आप जस्ट यहाँ पे सुनिएगा। अगर मैं बोलूं ये मेरा कॉम्प्लेक्स को अगर मैं इसे हाई स्पिन के बदले वीक लो स्पिन बोलना चाहूँ, तो देखो हुआ क्या, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या था, ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट था, मैंने कोई भी बाहर से टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया, यानी कि सपोज आप बोलो टेम्परेचर भी दिया, कुछ भी दिया, बट मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे शिफ्ट नहीं हुए। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही नहीं हुई, इट मींस ये मेरा कंपाउंड जो है वो मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मेरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बना हुआ है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लो लेवल से एक्साइटेड लेवल पे नहीं गए। ओके, अब होगा कि आपको पता है सीएफटी ने ये बोला था कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अगर लिगेंड अप्रोच करता है तो वो ईजी सेट पे करता है। तो देखो लिगेंड आएगा, अप्रोच करेगा ईजी सेट पे, और लेकिन ईजी सेट पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिगेंड क्या करेगा, बहुत आसानी से ईजी सेट पे अप्रोच कर सकता है। देखिए ईजी सेट पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आपका लिगेंड अप्रोच कर सकता है। पहले केस में मेटल के पास ईजी सेट में भी इलेक्ट्रॉन थे, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन थे, तब रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ी। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईजी सेट पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि मेटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो हुआ क्या, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा, बट बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्शन ही नहीं हुआ, यानी कि बॉन्ड तो बना बट बॉन्ड लेंथ में कोई भी रिपल्शन नहीं हुआ, यानी कि बॉन्ड में कोई भी
इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पर कोई शॉर्ट होगी तो क्या देखा जाएगा, अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ये बोलती है कि आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ आपकी क्या है, छोटी है, डिक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ, इट मींस आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, एक टाइप का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, आपका ईजी सेट आपका एम्प्टी होगा। अगर ईजी सेट एम्प्टी है तो सीएफटी ने क्या बोला था कि जब भी लिगेंड अप्रोच करता है वो ईजी सेट पे करता है, अगर ईजी सेट एम्प्टी है तो वहां पर रिपल्शन नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। लेकिन ईजी सेट आपका भरा होगा, और कब भरता है, जब आप हाई स्पिन की बात करते हैं, और अगर ईजी सेट में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, ईजी सेट के पास भी इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ये बताएगी कि अगर आपकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है इट मींस हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर बॉन्ड लेंथ घटी है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो बॉन्ड लेंथ को चेक करके कि बॉन्ड लेंथ घट रही है बढ़ रही है, उसको चेक करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, या लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई भी कन्वर्जन वहां पर को नहीं हो रहा। तो कैसे पता चलेगा, आपको समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वही चीज मैंने यहाँ पर तो थ्योरी में लिखी है। केस फर्स्ट में हमने किसकी बात की है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन के केस में हमारी कैसी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस हमने ये लिया है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है तो लो स्पिन के केस में हमारी बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी उसके बेसिस पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बता देगी कि हमारा कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन में लो स्पिन में कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये दो मेथड के थ्रू आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मॉलिक्यूल के अंदर स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है। अब लास्टली हमने क्या बात करनी है, एप्लीकेशंस पे बात करनी है कि स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो पहली एप्लीकेशन है स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना यूज इन कलर ऑफ कंपाउंड। कलर ऑफ कंपाउंड के लिए भी स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना आपके लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आपका कलर नहीं आ रहा, या फिर आप हो सकता है ना आपके कंपाउंड में कलर नहीं आ रहा बट आपने उसकी स्पिन को चेंज करके उसमें कलर निकाल दिया, तो स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना क्या है, कलर ऑफ ए कंपाउंड कलर प्रोवाइड कराने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये जो मेमोरी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, या फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस वाली जो डिवाइस होती है, यहाँ भी आपको क्या है, ये स्पिन क्रॉसओवर का फिनोमिना देखने को मिलेगा। क्या है ये, NMR नहीं, ये MRI है। ओके, तो ये क्या है, MRI एजेंट की तरह भी आप इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इसके एप्लीकेशन पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आया तो आप ये ऐड कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट के लिए तो ये मटेरियल काफी इनफ है। ओके, तो आपको समझ में आया स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट, बार बार स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल रहा है, तो स्पिन क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो यही होता है बस। ठीक है, तो ज्यादा टफ भी नहीं था, इजी कॉन्सेप्ट है। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।